नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नैसर और आप देख रहे हो नेक्स्ट जेन मेडिको। तो जल्दी से इंट्रो में दे देता हूँ कि आज की वीडियो में हम लोग जनरल एनाटॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वो देखने वाला है। आइडियाज़ मैंने बी डी चौरसिया की जनरल एनाटॉमी की फोर्थ एडिशन की बुक यूज़ की है। अगर आपके पास लेटेस्ट है तो आप उसको साथ में लेके बैठना। और आपको लगता है कि जो मैंने कवर किया बट आपकी बुक के अंदर थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा दिए तो वो कमेंट में डाल देना। तो मैं ट्राई करूँगा कि शॉर्ट्स बना के या फिर कमेंट में ही आपको डायरेक्टली आंसर दे दूँ। आप कहाँ तक भी वीडियो देखो, प्लीज़ रिव्यू डालना कि मेरे को आगे वीडियोस अपलोड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या फिर क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मेरे पास बैठा हो, अगर उसको बढ़ाना हो तो मैं आराम से, मेरे को अच्छे से आता है। बट ये थोड़ा मेरे को टफ लगता है और मैंने आज पहली बार ट्राई किया है। तो बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जल्दी से, मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। जल्दी से आप जाओ और वो पूरा एक बार देख लो कैसा लगता है। मेरे को रिव्यूज़ प्लीज़ ज़रूर से देना तो मेरे को आइडिया आ जाए आगे क्या करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको कितना पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन जैसे स्टार्ट करोगे तो आपको एनाटॉमी का पूरा इंट्रोडक्शन इधर दिया हुआ है कि एनाटॉमी का जो वर्ड है वो कहाँ से है, वो सब दिया हुआ है। देन उसके डिविजन्स आपको इधर दिए हुए कि कैडेवरिक एनाटॉमी, देन लिविंग एनाटॉमी, ये रहा। देन आपको दिया है एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, इतना दिया है। फिर ये अलग अलग आपको पार्ट्स दिए हुए हैं पूरे एनाटॉमी के। इसके बाद आपकी आती है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। सो आई वुड टेल कि आपको ये जो पूरी हिस्ट्री वो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको कहीं पे भी नहीं पूछेंगे। तो अभी से मैं इसको कट लगा देता हूँ इधर ही। तो ये पूरा आपको नहीं पढ़ना है। देन आपका आता है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। तो इधर जो पार्ट दिया हुआ है वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से, लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी से ही आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी के अंदर आप पढ़ेंगे पोजीशंस, देन आपके आएंगे प्लेन्स। प्लेन्स के बाद आप पढ़ोगे टर्म्स जो ट्रंक के अंदर यूज़ होते हैं। देन रिलेशन विथ अपर लिम टू लोअर लिम, अलग अलग जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं वो आप लोग पढ़ोगे। तो बहुत सारे टर्म है, तो देख सकते हो बहुत लंबा चैप्टर है। फिर ये क्या है कि ये जो रेड आर्टरी, कैपिलरीज, वेन्स, तो ये सब भी आप पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ तक मतलब आपको पढ़ना है, बहुत ही बड़ा है यहाँ तक। पर अभी यहाँ तक भी मैं मेन जो भी पार्ट्स है मेरे को पता है कौन सा आपको काम आने वाले, वो मैं सीधे ही आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आते हैं लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी के अंदर। तो लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे? पोजीशंस पढ़ोगे, प्लेन्स पढ़ोगे, टर्म्स पढ़ोगे, मतलब रीजन्स और मूवमेंट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। तो व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन, वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। जब आप सीधे खड़े होते हो, देखो इधर जैसे कि एक लड़की खड़ी है, वो सीधी खड़ी है और उसका जो आई है वो सामने की तरफ है, और जो आप इसके पाम देख रहे हो वो भी सीधे है इस तरह से। जब आप इस तरह से खड़े रहते हो प्रॉपरली तो उसे कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। इधर लिखा हुआ देखो, व्हेन अ पर्सन इज standing straight with eyes looking forward, both arms by the side of body, palms facing forward, both feet together। देखिए both feet together, the position is anatomical position। फिर आती है सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन। अभी आपने अगर पबजी, फ्री फायर या सीओडी कोई भी गेम खेली हो तो उसके अंदर जो सोने का ऑप्शन आता है, तो कभी कभी वो आप सो नहीं पाते, कोई ग्लिच या फिर कोई भी रीज़न से, तो वहाँ पे ऐसा लिखता है कि प्रॉन मोड इज़ नॉट एक्टिवेटेड, ऐसा कुछ लिख के आता है। प्रोन यानी आप जब ऐसे सो रहे उल्टे, मतलब रेंगते रेंगते, जैसे कि आर्मी को भी आपने बहुत से मूवी में देखा होगा कि वो ऐसे ज़मीन पे सोते सोते आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स द प्रोन पोजीशन। देख लो, दिस इज कॉल्ड द प्रोन पोजीशन, मतलब आप उल्टे सो रहे हो पेट के बल। देन सुपाइन पोजीशन यानी आप सीधा सो रहे हो आपकी बैक के बल, मतलब लाइन ऑन हर हिज बैक, arms by the side, palm facing upward and feet put together, the position is called supine position। तो ये तीन पोजीशंस आपके हो गई। कौन सी? एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी आप सीधे खड़े हो, आपके पाम आगे है, आप आगे देख रहे हो और आपके दोनों फीट, दोनों पैर जुड़े हुए हैं। दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। सेकंड वन इज द प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन मैंने आपको एग्जांपल दिया पबजी और बीजीएमआई का, कि आप या फिर आर्मी का, जब वो रैंक मतलब सोते सोते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो जो पोजीशन में बढ़ते हैं उसे कहते हैं प्रोन पोजीशन। एंड सुपाइन पोजीशन, जब आप बैक के बल यानी कि आपकी पीठ के बल आप सो रहे हो तो वो जो पोजीशन होती है उसे कहते हैं सुपाइन पोजीशन। आप सारी पोजीशंस देख सकते हो। नाउ द फोर्थ पोजीशन इज द लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन आपने बहुत बार देखी होगी कोई भी मूवी में, जब किसी भी प्रेग्नेंट वुमन की डिलीवरी होती है
तो वो जो पोजीशन होती है उसे कहते हैं लिथोटोमी पोजीशन। इधर आप देख सकते हो, पर्सन लाइंग ऑन हर बैक विथ लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड इन स्ट्रैप्स। देख सकते हो इधर पूरा। दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये हो गया। दिन आते हैं प्लेन्स। प्लेन क्या होते हैं कि कोई भी एक लाइन या फिर 3D उस तरह का जब आपकी बॉडी में से पास होता है तो आपकी बॉडी को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। या तो वो 2 इक्वल पार्ट भी हो सकते हैं, 2 अनइक्वल पार्ट भी हो सकते हैं। तो हम 3 प्लेन इधर कवर करेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन, मीडियन प्लेन और कोरोनल प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीडियन प्लेन। तो मीडियन से आपको क्या लगता है, वर्ड के ऊपर जाओ तो कि वो मिडल से पास हो रहा है। तो और मीडियन प्लेन ऐसा है कि वो पूरी बॉडी को 2 हाफ में डिवाइड करता है। तो आप एग्जामिन करो, अगर मैं मेरी बॉडी को इस तरह से काटूँ, जैसे कि ये कटर है, मैं इस तरह से पूरी अपनी बॉडी को काटूँ तो क्या मेरी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? यस, हो जाएगी। अगर मैं मेरी बॉडी को मतलब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इधर से काटूँ तो क्या मेरी बॉडी पूरी 2 पार्ट में डिवाइड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला, मीडियम प्लेन बीच में से पास होता है और वो आपकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर देता है, यानी कि वो इस तरह से पास हो रहा हो प्लेन, दैट्स अ मीडियम प्लेन। देन आता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स यानी आड़ू गुजराती में कहवाय ने ट्रांसवर्स, मतलब तो अभी बीच में से कहाँ है, मतलब इधर से आप काटोगे नहीं, जैसे इधर से आप काटोगे नहीं, इधर से काटोगे नहीं, आप बीच में से काटोगे तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी आपकी डिवाइड हो जाएगी, दैट्स द ट्रांसवर्स प्लेन। एंड कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन ऐसा है कि ऐसे ट्रांसवर्स हो रहा था तो उसका 90 डिग्री कोरोनल होगा, ऐसे आगे और पीछे आपकी बॉडी पूरी डिवाइड हो जाएगी, दैट्स अ कोरोनल प्लेन। ये तीनों प्लेन जैसे कि हमने देख लिए। आपको ये जो बच्चे का है वो उतना वही सेम है, देख लो। मैंने क्या बोला कि जो मीडियम प्लेन होगा वो अपर बॉडी और लोअर बॉडी को डिवाइड करेगा। तो ये रहा, देखो पिंक कलर का अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो, ये जो पूरा है वो है आपको मीडियम प्लेन। वो पूरा बीच में से आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। देन ट्रांसवर्स प्लेन भी ये रहा कि वो अपर बॉडी और लोअर बॉडी को डिवाइड करेगा। और कोरोनल प्लेन कौन सा था कि इस तरह से काटता है, मतलब मीडियम प्लेन के 90 डिग्री। तो वो भी ये रहा मीडियम प्लेन, उसके 90 डिग्री ये रहा आपका कोरोनल प्लेन। ठीक है, तो ये हो गए सारे प्लेन। अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती है जो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। टर्मिनोलॉजी सबसे पहले एंटीरियर और वेंट्रल। तो इसका मैं सीधा सा आपको एक चीज़ बताऊँ कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में बहुत सारों को कन्फ्यूज़न होता है। तो ए से आगे, पी से पीछे, मतलब एंटीरियर मतलब आगे, पी पोस्टीरियर मतलब पीछे। और अभी जैसे कि अगर आप ए को उल्टा करते हो तो क्या बनता है, वी टाइप बनता है। तो एंटीरियर वेंट्रल आगे, और ये तो आपको फिर याद रह जाएगा। अभी इसको जैसे कि आप एक्सटेंड करो तो वो भी पी बन जाता है। तो पोस्टीरियर डोर्सल पीछे का। अभी मीडियल और लेटरल अब किस तरह से याद रखो, जैसे कि ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी है और जैसे कि ये मेरा हाथ है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ की 2 बॉर्डर होती है। जैसे कि मेरे मीडियम प्लेन से कि नज़दीक वाली और एक बाहर वाली 2 बॉर्डर हुई। जैसे कि मैं उंगली से बताता हूँ, ओके उंगली से मैं आपको बताता हूँ। मेरे मीडियन प्लेन से ये एक बॉर्डर होगी जो अंदर की साइड होगी बॉडी की, और एक होगी बाहर की साइड। जो बॉडी के अंदर साइड मतलब नज़दीक वाली है उसे कहते हैं हम मीडियल प्लेन। यानी देखो इधर लिखा भी हुआ है, मीडियल इज़ द प्लेन क्लोज टू द मीडियन प्लेन एंड लेटरल इज़ द प्लेन अवे फ्रॉम द, मतलब ये जो प्लेन है दूर वाला, लेटरल इज़ द प्लेन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। मतलब मीडियन प्लेन से नज़दीक कोई भी बॉर्डर हो। जैसे कि मैं आपको इधर एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका ये पूरा स्टमक है और ये आपका हेड, ये आपके लेग और ये आपके हेड। आई नो थोड़ा कार्टून बहुत बनाया है पर कोई बात नहीं, आपको समझना ही है। तो ये आपकी मीडियम प्लेन होगी। तो इधर से देखो आपकी हैंड की 2 सरफेस हो रही है इधर से, एक ये ए एंड बी। ए वाला नज़दीक है और बी वाला दूर है। तो ये जो पूरा होगा ये आपका हो जाएगा लेटरल, और ये जो अंदर वाला पार्ट है वो हो जाएगा आपका मीडियल। ओके, आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो आपको मतलब लेटरल और मीडियल आप बहुत जगह पे यूज़ करोगे एनाटॉमी के अंदर, तो आपको कन्फ्यूज़न इतने आगे जाके नहीं होगी।
देन आता है आपका प्रॉक्सिमल, क्रेनियल और सुपरियर। प्रॉक्सिमल यानी नज़दीक, क्रेनियल यानी ऊपर क्रेनियल वाला पार्ट इधर, एंड सुपरियर यानी ऊपर। डिस्टल, कॉडल, इन्फीरियर। डिस्टल जब आप बच्चे को जैसे कि आपने इधर बच्चे को देखा तो ये उसका क्रेनियल एंड है और ये है उसका कॉडल एंड। सीफेलो कॉडल मतलब ऐसा पूरा आप पढ़ोगे हेड एंड नेक की एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रहा प्रॉक्सिमल एंड कॉडल। सुपरफिशियल, तो जैसे कि ये मेरा हैंड है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं ये मेरी उंगली है इस तरह से, तो ये ऊपर वाली सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर के लिए। अगर आपको कट होता है तो इधर से आपकी स्किन कट होती है और फिर ब्लड निकलता है। कभी आपने देखा कि नीचे से पूरा मतलब अंदर से पूरा ब्लड निकल रहा? बहुत रेयर चांसेस आपने देखा होगा। तो जो ऊपर है वो उसे कहते हैं सुपरफिशियल, और जो नीचे होता है डीप, यानी सुपरफिशियल इधर लिखा हुआ है क्लोज टू स्किन टुवर्ड सरफेस ऑफ द बॉडी एंड डीप अवे फ्रॉम स्किन अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी। अभी दो वर्ड दूसरे आते हैं इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। तो सबसे पहले हम उसे कवर कर लेते हैं। तो इप्सिलेटरल जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग, दैट आर इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूँ लेफ्ट ईयर एंड लेफ्ट आई, दैट्स द इप्सिलेटरल। अगर मैं बोलता हूँ लेफ्ट ईयर एंड राइट आई, दैट्स द कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रा यानी कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रा मतलब उल्टा। जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ्ट ईयर एंड राइट आई वो होगा कॉन्ट्रालेटरल, बट लेफ्ट ईयर एंड लेफ्ट आई आपका होगा इप्सिलेटरल। देन इनवेजिनेशन एंड इवेजिनेशन, जैसे कि हम इसे भी एक एग्जांपल से देखते हैं। इधर जैसे कि ये एक सरफेस है, अभी इसके अंदर दो इस तरह से हो गया, ये सुपरफिशियल है और ये डीप है, समझ लेते हैं। इसकी लेयर जो है वो कुछ इस तरह से होगी और एक आगे की लेयर है वो इस तरह से होगी। तो ये अंदर की साइड जा रहा है, ये अंदर की साइड जा रहा है, यानी इन मतलब ये अंदर वेजिनेट हो रहा है, इन वेजिनेशन ये हो गया, और ये बाहर की तरफ उल्टा हो गया इवेजिनेशन। ओके, समझ में आ गया? देखो इधर लिखा भी हुआ है, इन्वेजिनेशन इज प्रोजेक्शन इनसाइड एंड इवेजिनेशन इज प्रोजेक्शन आउटसाइड। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट हो कमेंट के अंदर डाल देना, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देन ये पूरा लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी पूरा इधर दिया हुआ है, एक बार आप कंपेयर करें, इसे भी पढ़ लें। देन जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी लेयर तो सुपरफिशियल और डीप होते हैं। देन अंदर की साइड ये पूरा वेजिनेट हो गया तो ये इनवेजिनेशन हो गया, ये बाहर की साइड चला गया तो इवेजिनेशन हो गया। अभी इधर देखो, इधर दो टॉपिक और है, टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू अपर लिम्ब एंड टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले एंटीरियर यानी फ्रंट एस्पेक्ट, पोस्टीरियर वो तो मैंने आपको बता दिया है, ये आपको बता दिया है, ये भी बता दिया है। मीडियल बॉर्डर यानी कि जैसे कि मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूँ ऐसे, तो इधर से ये नज़दीक पड़ रहा है मेरे मीडियम से और इस साइड का दूर पड़ रहा है, मतलब ये लिटिल फिंगर दूर है, थंब नज़दीक है, तो थंब मेरा हो गया मीडियली, लिटिल फिंगर हो गई लेटरली। ओके, देन आपको प्रॉक्सिमल नज़दीक वाला, जैसे अगर मैं इधर से देखूँ, इधर से नहीं, काम करते, हाँ इधर अभी आपको पूरा दिख रहा है। अगर इधर से मैं बोलूँ कि आपकी एल्बो नज़दीक है या फिंगर्स, तो एल्बो नज़दीक है यानी नज़दीक वाला हो गया प्रॉक्सिमल एंड फिंगर्स हो गई डिस्टल। तो इस तरह से प्रॉक्सिमल पे आपका कवर हो गया। देन आपका पार्मर एस्पेक्ट, इसका मतलब ये आपकी पाल्म है तो ये हो गया आपका पार्मर एस्पेक्ट और ये हो गया आपका डोर्सल एस्पेक्ट। देन आपका आता है फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। फ्लेक्सर जैसे कि आपका ये पूरा हैंड है तो इसमें आपको कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है? ये जो इतना भी आपको पार्ट दिख रहा है इसमें आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है? हाँ या ना, सिर्फ इतना सोचो। फिर इसके अंदर आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है? ओके, ये दोनों आंसर आपने जो भी रखे वो सिर्फ आप नोट करके रखो, यस और नो दोनों में। इसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये मैंने पूरा मेरी जितनी भी लिमिट थी मैंने उसको पूरा एक्सटेंड कर दिया है, यानी ये पूरा हो गया आपका एक्सटेंशन। और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ये हो गया फ्लेक्सर एस्पेक्ट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि अपने लिमिट से आपने जब उसको एक्सटेंड कर दिया तो वो हो गया आपका एक्सटेंसर एस्पेक्ट। मतलब वैसे भी ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट पूरा होता है वो आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ही होता है, और ये जो आगे वाला है वो आपका फ्लेक्सर होता है। बट ये लोअर लिम्ब के अंदर पूरा चेंज हो जाता है, वो जब मैं लोअर लिम्ब आपको बताऊंगा तभी हम लोग बात करेंगे। आज हम सिर्फ हम अपर लिम्ब के रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। देन ये जो पूरा एम्ब्रियोलॉजी
और वो सब है उसके रिलेटेड। बॉडी मूवमेंट तो ग्लाइडिंग मूवमेंट, move back and forth from side to side with respect to one another. The angle between articulating bones does not change significantly. जब आगे पीछे जा रहे हो ये पूरी हो गई अभी ग्लाइडिंग मूवमेंट। देन एंगुलर मूवमेंट इज, जैसे कि ये अभी फ्लेक्शन है, मैंने एक्सटेंड कर दिया, फ्लेक्शन एक्सटेंड, इधर मूवमेंट किस में हो रही है, ये एंगल पूरा चेंज हो रहा है। जब एंगल बढ़ता जाता है इसी तरह से ये दोनों पार्ट एक्सटेंसर की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे एंगल कम होता है ये पूरा फ्लेक्सर की तरफ आता रहता है। देन रोटेशन, ये हो गई रोटेशन। दैन स्पेशल मूवमेंट्स जैसे प्रोनेशन, सुपिनेशन एट रेडियल, मतलब ये तो आप आगे बढ़ोगे, ये अभी देखने की जरूरत नहीं है। अपर लिम्ब के अंदर हमने फ्लेक्शन भी देख लिया, एक्सटेंशन भी देख लिया। अभी आता है एबडक्शन एंड एडक्शन। तब ध्यान से देखो, एब एंड एड, इसे देखो एड लिखा हुआ है, एड यानी जोड़ना। जैसे कि ये हाथ है, अभी आपको क्या लगता है एबडक्शन में एडक्शन में, फिंगर्स। अभी मैं अगर सारे फिंगर्स को ऐड कर देता हूँ तो ये हो गया एडक्शन, एंड अगर मेरे को एबडक्शन करना है तो ये हो गया एबडक्शन। हम इधर भी देखते हैं, देखो जैसे ये मेरा हाथ है, अभी क्या है बॉडी से जुड़ा हुआ है यानी एडेड है, यानी ये एडक्शन है। अगर मैं इसको निकालता हूँ, दूर करता हूँ अपनी बॉडी से, तो ये क्या हो गया एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। ऐसा कैसा ही पैर में होता है। जैसे कि वापस मैं बता दूँ, एडक्शन, एबडक्शन, एड यानी जोड़ना, एडक्शन, एबडक्शन मतलब छोड़ना। देखो अभी हम डेफिनेशन में जाते हैं। एबडक्शन यानी व्हेन लिम्ब इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड एडक्शन व्हेन लिम्ब इज ब्रॉट क्लोज टू द बॉडी। देन आता है आपका सरकमडक्शन। सरकमडक्शन ये आपकी एक मूवमेंट है डिस्टल एंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी इन अ सर्कल, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन। देख रहे हैं, करते हैं, ट्राई करते हैं एक बार कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन। मैंने अपने पूरे हैंड को एक्सटेंड कर लिया है। एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन। हम बॉलिंग कैसे करते हैं, ऐसे हम आने देते हैं, तो ये दिस इज द सर्कमडक्शन। मीडियल रोटेशन, व्हेन द आर्म रोटेट्स मीडियली ब्रिंगिंग द फ्लेक्स्ड फोर आर्म अक्रॉस द चेस्ट, दिस इज द मीडियल रोटेशन। ये है लेटरल रोटेशन, टेकिंग द फ्लेक्स्ड फोर आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी, ये लेटरल, ये मीडियल, लेटरल, मीडियल। देन आती है आपके सुपाइनेशन, तो ये आपकी सुपाइन पोजीशन और ये होगी आपकी प्रोन पोजीशन। एडक्शन और एबडक्शन मैंने फिंगर के अंदर आपको बता दिया है। अपोजिशन ऑफ थंब, मतलब थंब का अपोजिशन। आपकी कौन सी फिंगर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी वो सारी फिंगर के टिप पर टच कर सकता है? लिटिल फिंगर नहीं, ये रिंग नहीं, मिडल नॉट, इंडेक्स नॉट, पर थंब के पास होती है एबिलिटी के वो लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर सारी फिंगर को टच कर सकता है। तो वो हो गया अपोजिशन ऑफ थंब। सर्कमडक्शन ऑफ थंब सेम, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड फ्लेक्शन, मतलब ये पूरा। लोअर लिम्ब के अंदर हम बाद में देखने वाले हैं, तो हम आ गए, ये तो हमने पूरा देख लिया। नेक के अंदर भी हम बाद में देखेंगे, आज सिर्फ हम अपर लिम्ब का ही देखने वाले हैं। ये आया अभी टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग मसल्स। तो इधर कितने आपके टर्मिनोलॉजीज हैं? 6। तो ए बी सी डी ई एफ। ओरिजिन मतलब कहाँ से मसल ओरिजिनेट हो रहा है, और जहाँ से मसल ओरिजिनेट हो रहा होगा वो वहाँ पे हमेशा फिक्स्ड होगा, वहाँ पे उसकी मूवमेंट कोई भी नहीं होगी। देन आता है आपका इंसर्शन, मतलब जहाँ पे भी मसल इंसर्ट हो रहा है, जैसे कि मसल ए से बी जा रहा है, तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे मसल पूरी तरह से फिक्स्ड होगा, पर यहाँ पे मूवमेंट होगी उसकी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। देन आता है आपका बेली, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो पूरा बीच का, ये पूरा हो गया आपका बेली ऑफ द मसल। देन आता है आपका टेंडन, द फाइब्रस नॉन कॉन्ट्राइल एंड कॉर्ड लाइक पार्ट ऑफ अ मसल। इधर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मैंने देखा मसल बेली, तो ये जो आप पूरा ग्रीन वाला देख रहे हो ये टेंडन, ओके, बाइसेप्स का टेंडन इंसर्टेड इनटू रेडियल ट्यूब्रोसिटी। देन आता है आपका एपोन्यूरोसिस, जैसे कि एपोन्यूरोसिस इसके अंदर ये रहा आपका बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। देन आता है आपका ट्रैफे, एक फाइब्रस बैंड होता है, मतलब ये लिगामेंट की तरह तो नहीं, ये स्ट्रेचेबल होता है, क्योंकि लिगामेंट जो होता है वो फाइब्रस होते हैं और इनइलास्टिक होते हैं, और इनइलास्टिक होगा तो वो पूरा स्ट्रेचेबल नहीं होगा, ओके। देन आपकी आती है टर्म्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग वेसल्स, तो आर्टरीज
आर्टरीज आपने पता है कि हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाती है। एक्सेप्शन क्या है इधर, पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कौन से कलर से? आप करते हो उसे रिप्रेजेंट रेड कलर से। ये रही आर्टरीज, ये रही, और ये है आपकी वेन्स। और वेन्स के अंदर याद रखना वाल्व्स होते हैं। मेरे को ये पूछा था वाइवा के दौरान, मेरे को याद नहीं आ रहा था। फिर वेन्स क्या है कि डीऑक्सीजनेट ब्लड टूवर्ड द हार्ट जो लेके जाता है। और हाँ, आर्टरीज हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को। सिर्फ हमने कौन सा दो एक्सेप्शन देखे, पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल, पर वो आप आगे जाकर को क्लियर हो जाएगा क्यों वो दो एक्सेप्शन है। और इधर भी दो ही एक्सेप्शन है, पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन्स रिसेंबल रिवर्स बिकॉज दे हैव ट्रिब्यूटरीज वेन्यूल्स। वेन्स हैव वाल्व्स टू अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। वेन्स के अंदर एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाता है। देन व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कनेक्टिंग आर्टेरियल्स टू वेन्यूल्स। ये आर्टरीज से वेन्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है अलग अलग नेटवर्क के थ्रू। तो ये हो गई कैपिलरीज। एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस जैसे कि इधर से कोई अराइज हो रहा है, ये हो गया एनास्टोमोसिस, मतलब दो आर्टरी मिल रही है। इस प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबरिंग वेसल्स। अभी आ गया आपका टर्म्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग बोन फीचर्स। ये इतना सारा अभी मत करो तो ही बेटर है, तो मैं डायरेक्टली पे आगे जा रहा हूँ। ये इसको मैं अलग से आपको कवर कराऊंगा। फिर ये भी इतना मतलब एक बार आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, तो भी मैं ऊपर ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि प्यूबर्टी 12 to 15 ईयर इन गर्ल्स और 13 to 16 ईयर जब बॉय में होते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, वो हार्मोनल भी हो सकते हैं, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जब डेवलप होते हैं उसे कहते हैं प्यूबर्टी। सिम्टम्स जब आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको पूछते क्या हुआ, तो आप बोलते हैं जैसे बुखार आ रहा है, खांसी हो गई, तो वो सारे आपके हो गए सिम्टम्स। जैसे कि साइंस क्या होता है, जब डॉक्टर आप चेकअप करते हैं तो उनको जो भी ऑब्जर्व वो करते हैं, अगर वो कोई ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, जैसे इधर लिखा है आर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऑफ द डॉक्टर ऑन द पेशेंट। डायग्नोसिस, जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि कौन सा डिसीज़ है और आपको दवाई देते हैं, वो हो गया डायग्नोसिस, कौन सा डिसीज़ है वो। देन होता है प्रोग्नोसिस। फिर अब जब डॉक्टर आपको दवाई देते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के देते हैं, वो हो गया प्रोग्नोसिस। देन ये एक वर्ड होता है पायरेक्सिया याद कर लो, फीवर। फिर होता है लेशन, इंजरी और अ सर्कमस्क्राइब्ड पैथोलॉजिकल चेंज इन द टिश्यूज़। लेसन मैं जैसे कि हाँ, जब आप अपर लिम्ब भी पढ़ोगे तो उसके अंदर 3 नर्व आती है, रेडियल, अल्नर एंड मीडियल। RUM पीने वाली, उससे आप याद रख सकते हो, वैसे पीना नहीं चाहिए, RUM से आप याद कर सकते हो। देन होता है इन्फ्लेमेशन यानी सूजना, ऑडिमा यानी स्वेलिंग। देन आता है आपका थ्रोम्बोसिस यानी आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक क्यों आता है, कि जब आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, तो वो क्या है, थ्रोम्बोसिस। देन होता है आपका एम्बोलिज्म ऑक्लूजन ऑफ वेसल बाय डिटैच एंड सर्कुलेटिंग थ्रोम्बस, मतलब जो भी कुछ घूम रहा है उसके कारण जब वो हो जाता है ब्लॉक, उसे कहते हैं एम्बोलिज्म। हेमरेज, ब्लीडिंग, मतलब जब एक्सटर्नल या इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है उसे कहते हैं हेमरेज। अल्सर, जब इरोजन यानी जैसे ये स्टमक की वॉल है तो आपने सुना कि ये अल्सर हो जाता है, मुंह के अंदर भी आपको अल्सर होते हैं। देन ये जो साइनस है और फिस्टुला, ये आप अलग से पढ़ोगे। देन आगे आता है आपका साइनस और फिस्टुला, बट वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इधर 5 और आते हैं। कोमा, आपने सुना होगा कि पेशेंट कोमा में चला गया है, यानी डीप अनकॉन्शियसनेस। देन आता है ट्यूमर, मतलब गांठ, आपने सुना होगा कि कहीं पे भी मतलब गांठ हो जाती है। थायराइड के केस में जो गोइटर होता है मतलब गांठ हो जानी, मतलब काइंड ऑफ, मैं ऐसा नहीं बोला कि गांठ वही ट्यूमर है पूरा। जैसे कि बैनिक यानी किसी एक जगह पे जैसे कि इधर हुई तो वो इधर ही है, पर अगर वो इधर से ट्रांसफ़र होके इधर आ गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो हो गई मैलिग्नेंट। देन कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियम। कैंसर, क्या जनरल टर्म यूज टू इंडिकेट एनी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म विच शोज इनवेसिवनेस एंड रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पेशेंट। कैंसर आपने सुना होगा कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, कैंसर हो जाता है, लाइक दैट। फिर आपकी थेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट, बस ये कुछ मैंने आपको ऊपर से पूरा बता दिया है। आई नो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ किसी को भी पढ़ाने का, और मतलब मैं ऐसे ही तो डायरेक्टली किसी को भी पढ़ा सकता हूँ अगर कोई पर्सनली फेस टू फेस हो, पर इसके ऊपर मुझे थोड़ा लगा, मेरे को खुद को ही टफ लग रहा है आज,
कोई बात नहीं, मैं और ट्राई करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट के अंदर आप ड्रॉप कर देना। आपको कोई भी डाउट हो, मैं तभी के तभी मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया हो या फिर आपने आधा भी देखा तो सिर्फ एक थम्स अप कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए किस किस व्यूअर्स ने वीडियो यहाँ तक देखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।